गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो आज हम लोग जो स्टूडेंट यहाँ पे आज क्लास करने नहीं आए उनके लिए भी थोड़ा प्रॉफिट हो जाएगा क्योंकि काफी ऐसे हैं जो क्लास आना नहीं चाहते हैं, सब घर ही से बैठ के चाहते हैं सबकी हम सेफ्टी ऑफिसर बन जाए। बट हम कोशिश करेंगे कि इसको और तरीके से समझाया जा सके। तो आज का हमारा चैप्टर है किस चीज का, तो क्रेन के बारे में। क्रेन क्या होती है, क्रेन का यूज क्या होता है, क्रेन किस साइड पे सबसे ज्यादा यूज होता है, कौन कौन से क्रेन साइड के ऊपर यूज होते हैं, छोटा सा ब्रीफिंग इसमें लेंगे। क्रेन क्या होता है, क्रेन एक तरीके का कह सकते हो कि ऐसा इक्विपमेंट है जिससे एक ही काम होता है जो कि लिफ्टिंग के अलावा क्रेन से और कोई काम नहीं है। दूसरा एक और काम होता है मैन बास्केट, अगर हम लगाते हैं तो उससे हाइट पे अगर किसी पर्सन को लेके जाना हो, जैसे कि किसी चिमनी के ऊपर हाइट पे काम चल रहा है, अगर किसी मटेरियल को पहुंचाना हो तो क्रेन का यूज होता है। मटेरियल को दूसरी जगह शिफ्ट भी करना होता है। क्रेन का काम होता है नीचे से किसी मटेरियल को हाइट तक पहुंचाना, हाइट से किसी मटेरियल को नीचे ग्राउंड तक लेके आना। तो इन दो कामों के लिए सबसे ज्यादा यूज होने वाला जो भी इक्विपमेंट है, जो व्हीकल्स है, सबसे हैवी व्हीकल्स कह सकते हैं, इस व्हीकल्स को बोला जाता है क्रेन। तो बेसिकली अगर कंस्ट्रक्शन साइट पे जो कि सिविल का काम होता है उसमें जो क्रेन यूज होता है उसको हम लोग बोलते हैं टावर क्रेन। टावर क्रेन काफी जगहों मिलता है कि टावर क्रेन क्या होता है। काफी भी पूछते हैं कि सर एक्चुअली टावर क्रेन क्या होता है, इसमें कुछ कंफ्यूजन है। और दूसरा कि सिविल में सबसे ज्यादा वो जो टावर क्रेन दिखता है, टावर क्रेन का जो साइज होता है ये साइज, टावर क्रेन का जो भी आकार है, डायमेंशन है, आपको ऐसे ही मिलेगा टावर। कहीं भी जगहों पे देखेंगे आप तो इसको बोलते हैं टावर क्रेन। अब इस क्रेन का जो यूज होता है वो छोटे छोटे कंक्रीट ब्लॉकेज को, सीमेंट की बोरी को या छोटा छोटा कंक्रीट के बॉक्स को लेके जाने के लिए ऊपर। अब क्योंकि यहाँ पे इसका होस्ट रहता है, तो होस्ट सीलिंग भी बोलते हैं इसको, होस्ट एक्टिविटीज भी बोला जाता है। होस्ट एक्टिविटीज वो एक्टिविटीज है जो इसमें किसी मटेरियल को नीचे से ऊपर की तरफ लेके जाया जाए। इसमें जो सीलिंग्स नीचे आती है इसमें हुक लगा रहता है और इससे मटेरियल को उठाया जाता है। बट एक चीज याद रखिएगा कि जो भी टावर क्रेन होता है वो बहुत ज्यादा मैक्सिमम लोड कैपेसिटी नहीं होती है। उस क्रेन की ज्यादा से ज्यादा जो कैपेसिटी होगी 1 टन होगी, क्योंकि जितना ही हाइट पे लेके जाएंगे, जितना ही रेडियस बढ़ेगा, उस केसेस में क्रेन की कैपेसिटी डाउन होती है। दो चीजों में क्रेन की कैपेसिटी ज्यादा डाउन होती है। या तो आप रेडियस को बहुत हाई लेके जा रहे हो। रेडियस क्या होता है, काफी लोगों का सवाल है कि रेडियस क्या होता है। रेडियस होता है, अब ये क्रेन से कोई मटेरियल उठाएंगे तो जो इसका सेंटर है, क्रेन का सेंटर है, इस सेंटर से लेके और मटेरियल के सेंटर की जो दूरी होती है, जो डिस्टेंस होता है, दो चीजें हम लोग समझ गए कि टावर क्रेन का यूज क्या होता है और रेडियस क्या होता है। अब क्योंकि हम कंस्ट्रक्शन में है तो बेसिकली एक ही क्रेन तो हमारे पास होगा नहीं, केवल टावर क्रेन। हमारे पास बहुत सारे क्रेन होंगे जिसमें पिक एंड कैरी क्रेन शामिल होता है, जो कि हर साइड पे आपको मिलेगा। पिक एंड कैरी क्रेन, पिक एंड कैरी क्रेन जिसको हम लोग कई नामों से जानते हैं, जिसे हम लोग बोलते हैं हाइड्रा, जिसको हम बोलते हैं फराना। ये दो जो व्हीकल्स घूमते हैं जो कि शिफ्टिंग में सबसे ज्यादा यूज होने वाला ये इक्विपमेंट। शिफ्टिंग, अब शिफ्टिंग क्या होता है, तो शिफ्टिंग अब आसान भाषा में कहा जाएगा किसी सामान को, किसी बोरी को एक जगह से उठा के दूसरे जगह लेके जाना। तो अगर मैनुअली कर रहे हैं इस चीज को, अगर हाथ से उठा के लेके जाके रख रहे हैं तो उसे मैनुअल शिफ्टिंग कहा जाता है। किसी मशीनरी से उठा के रखा जा रहा है तो उसे बोला जाएगा बाई मशीनरी। तो अगर हम शिफ्टिंग के लिए यूज करते हैं तो सबसे ज्यादा यूज करने वाला जो क्रेन है उसे बोला जाता है पिक एंड कैरी क्रेन, जिसमें हाइड्रा फराना दो चीजें शामिल होती है। बाकी एक्टिविटीज के अकॉर्डिंग, मटेरियल के वेट के अकॉर्डिंग क्रेन को चूज किया जाता है। अब क्योंकि मेरा मटेरियल अगर 10 टन है, रेडियस कितना है, बूम का लेंथ कितना है, उस केसेस में क्रेन की कैपेसिटी बढ़ेगी भी, कम भी होगी। ज्यादा हाइट पे मटेरियल को लेके जाना है, ज्यादा रेडियस बढ़ जाएगा तो उस केसेस में क्रेन की कैपेसिटी कम पड़ जाती है। क्रेन जो कि एक लिफ्टिंग, जो कि एक ऐसा चैप्टर जो कि हर एक सेफ्टी वाले को आना चाहिए। विदाउट लिफ्टिंग एक्टिविटीज, विदाउट लिफ्टिंग प्रिकॉशंस, विदाउट डोंट नो कि व्हाट काइंड ऑफ द हजार्ड इज हियर, व्हाट काइंड ऑफ द प्रिकॉशंस विल बी टेकन, देन अगर आपको ये चीजें पता है तभी आप क्रेन के बारे में अच्छे से एक्टिविटीज करवा पाओगे। अदरवाइज क्रेन एक ऐसा सब्जेक्ट बन जाता है जिसमें अनएजुकेटेड, अनट्रेन्ड पर्संस की बिल्कुल जरूरत नहीं होती है। दूसरा आप समझते हैं कि जो क्रेन है उसके मेजर हजार्ड एक्सीडेंट क्या क्या, तो यहाँ पे 4 एक्सीडेंट ज्यादातर होते हैं क्योंकि क्रेन बूम लेंथ ज्यादा होता है। इस केसेस में ये पावर लाइन से जाके कभी भी कनेक्ट हो जाएगा। पावर लाइन से करंट में तो अब आई थिंक मेरे को पता भी नहीं है कि वो वोल्टेज कितना होगा। केसेस में कभी या तो क्रेन का नुकसान होगा, उसके आजू बाजू में जितने भी वर्कर्स होंगे जो उसके कनेक्ट हो जाएंगे उनको कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिसिटी का खतरा होगा। पहला जो खतरा होता है वो तो क्रेन का ओवरहेड पावर लाइन। दूसरा जो खतरा हो जाएगा वो है ओवर टर्न, मतलब हमने मटेरियल को बहुत ज्यादा लिया और क्योंकि ये क्रेन होती है जो वो 360 डिग्री में रोटेट हो जाएगी, हम ज्यादा लोड ले लेते हैं इसके ऊपर और उस केसेस में जाए कि हम स्विंग कर ले मटेरियल, उस केसेस में भी कभी कभी ओवर टर्न में ही गाड़ी गिर जाती है और आदमी दोनों का ही नुकसान होता है। तीसरा आ जाता है फॉल्स, मटेरियल का गिर जाना या फिर डायरेक्ट ट्रेन का ही गिर जाना। अब इस मटेरियल को हम बांधे हुए सही तरीके से नहीं बांधे, यहाँ लेस लोग गायब हो गया है। जो सीलिंग्स लगा है इसमें पैकिंग नहीं हुआ है, पैकिंग ना होने की वजह से इसके ऊपर लोड आएगा और लोड क्या करेगा, इस सीलिंग को कट कर देगा और ये मटेरियल आ जाएगा नीचे, जो कि यहाँ पे आपको देख सकते हैं कि इस तरीके का खतरा। चौथा जो हो जाता है मैकेनिकल फेलियर, ये तो सब चीज में आता है। अब गाड़ी चलाते हैं आप, क्रेन चला रहे हैं, जितने भी मशीनरीज होती हैं उनका कोई गारंटी नहीं होता है, उनका केवल वारंटी होता है। अब क्योंकि ये चल रहा चलते चलते कभी भी अपने आप बंद हो सकता है, कभी भी चलते चलते इसके हाइड्रोलिक फेल हो सकते हैं, कभी भी आउटरिगर खराब हो सकता है, इसका बूम टूट सकता है, कुछ भी गारंटी नहीं कि हो सकता है। तो इसे हम कहते हैं
मैकेनिकल फेलियर, मेजर हजार्ड होते हैं क्रेन के, वो हो गए। तो पहला हमारा हो गया कॉन्टेक्ट विद पावर लाइन, दूसरा ओवरटर्न, तीसरा हो गया फॉल्स और चौथा हो गया मैकेनिकल फेलियर। अब नीचे आ जाते हैं इसके। अब नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग कि हाउ डू एक्सीडेंट अक्यूर, मतलब एक्सीडेंट होता कैसे है। तो बेसिकली क्रेन के अनट्रेन्ड पर्सन होगा तो एक्सीडेंट हो जाएगा। अब यहाँ कई सारे पॉइंट इसमें दिए हुए हैं। बेसिकली पहला पॉइंट जो है लैक ऑफ द कम्युनिकेशन। क्रेन जो काम करती है वो बहुत डिस्टेंस होता है, मतलब कुछ मटेरियल को हम पास से उठा के पास में शिफ्ट करने वाले हैं, कुछ मटेरियल को हम पास से उठा के काफी डिस्टेंस पे शिफ्ट करने वाले हैं, कुछ मटेरियल को नजदीक रहते हैं, कुछ मटेरियल को हम हाइट पे लेके जाते हैं। अब क्योंकि हाइट पे है तो कम्युनिकेशंस का इशू होगा। अब मैं चौथे मंजिल पे हूँ, मुझे मटेरियल को उठा के रखवाना है, क्रेन जो है वो नीचे है, तो जब भी कोई मटेरियल ऊपर जाएगा तो कम्युनिकेशंस का इशू बन जाता है। अब क्रेन वाले को समझ में नहीं आ रहा है कि मेरे को रखना कैसे है, क्या सिग्नल मिल रहा है, तो क्रेन सिग्नल के अकॉर्डिंग चलती है। अगर कम्युनिकेशंस फॉल्ट हुआ, ऑपरेटर के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं दिख रहा है और चीजें उसको समझ में नहीं आ रही हैं, कारण है ये कॉज बोलते हैं कि ये कॉज है जिसके वजह से एक्सीडेंट हो जाएगा। दूसरा है लैक ऑफ ट्रेनिंग। क्रेन क्या है, कैसे काम करती है, क्या मुझे सिक्योर करना है, कहाँ पे उसको शिफ्ट करना है, कहाँ पे उसको स्टेबल करना है, मेरे आउटरिगर कैसे हैं, किस तरीके से काम कर रहे हैं। अगर इसकी ट्रेनिंग नहीं मिली हुई है तो भी उससे खतरा होगा, उससे भी नुकसान होगा, उससे भी एक्सीडेंट होगा। नीचे आ जाते हैं, जो नेक्स्ट है वो इनस्टेबिलिटी। इसको हम लोग बोलते हैं अस्थिरता। डगमगा रहा है क्रेन सही तरीके से उसको स्टेबल नहीं किया गया है, बैलेंस नहीं बनाया गया है, इस केसेस में भी क्रेन का एक्सीडेंट हो जाता है। जिसमें पहला शामिल हो जाता है अनसिक्योर्ड लोड। कोई लोड को हम उठवा रहे हैं, क्रेन से हम लगाए हुए हैं, क्रेन अपने सीलिंग से कैप्चर की हुई है और उसके बाद उस मटेरियल को उठाया जा रहा है। बट कभी कभी इस केसेस में होता है कि सीलिंग न सही तरीके से बांधने से भी क्रेन का मटेरियल नीचे गिर जाएगा और एक्सीडेंट हो जाएगा। लोड कैप्सिड एग्जिट। मान लीजिए कि मेरा वेट है तकरीबन 30 केजी उठाने का और मैं अपने वेट का 30 केजी न उठा के मैं 60 केजी ट्राई करना हूँ, तो इस केसेस में भी नुकसान होता है। सेम कंडीशन इसका भी, अनसिक्योर्ड लोड और लोड कैपेसिटी एग्जिट। मेरी कैपेसिटी कम है, उससे ज्यादा मैं मटेरियल को उठवा रहा हूँ। इसमें एक पॉइंट और आ जाता है, ग्राउंड नॉट लेवल आर टू सॉफ्ट। ग्राउंड लेवल नहीं, अनइवन सरफेस है, कहीं कहीं ऊंचा है, कहीं कहीं पे खाली जगह है और कहीं कहीं पे कि ग्राउंड सॉफ्ट है बिल्कुल। अभी हाल में ही हमने मिट्टी को बैक फिलिंग करवाया है और इस केसेस में जब जाती है क्रेन उसके ऊपर, जैसे वो आउटरिगर अपना सेटअप करता है, किसी मटेरियल का लोड लेता है, लोड लेने के केसेस में होता है कि आउटरिगर नीचे धंस जाता है, वजह से भी क्रेन कोलैप्स हो जाएगा। तो ये 3 कारण हो गए स्टार्टिंग के। 3 कारण कौन कौन सा? तो लैक ऑफ कम्युनिकेशन, लैक ऑफ ट्रेनिंग और अनसिक्योर्ड लोड। ये 3 बेसिकली कारण है जिसके वजह से एक्सीडेंट होता है क्रेन से। और इसके नीचे भी है, नीचे भी आ जाते हैं हम लोग। कभी कभी हम बहुत जल्दी में होते हैं कि यार इस क्रेन से जल्दी जल्दी फटाफट करो क्योंकि काम जल्दी शुरू करना है। ये काफी सुपरवाइजर का कंसर्न रहा है कि क्रेन सही तरीके से जांच होती ही नहीं है। सॉरी, जांच तो उन्हीं की वजह से नहीं होती है क्योंकि सुपरवाइजर एक ऐसा पर्सन होता है जो चाहता है कि जल्दी जल्दी मेरा काम स्टार्ट हो, जल्दी जल्दी से हम आउटपुट निकाल के दे दें। सेफ्टी वाला चाहता है कि हमारा काम भले स्लो हो लेकिन आउटपुट ठीक ठाक जाए, हमारा काम भले स्लो हो लेकिन हर एक आदमी सेफ सुरक्षित अपने घर तक पहुंच जाए। इस केसेस में इंस्पेक्शन सही तरीके से न होना, काम का बड़ा प्रेशर होना, आउटपुट की बहुत तेजी होना, इस केसेस में इंस्पेक्शन सही तरीके से नहीं हो पाता है। सेफ्टी वाले को भी प्रेशराइज किया जाता है कि यार थोड़ा सा काम जल्दी है, इसको थोड़ा सा जल्दी खत्म करो, इंस्पेक्शन ठीक है, काम चलता रहेगा, उस बेसिस पे भी इंस्पेक्शन करवा लेना। बहुत सारे हमारे जो स्टूडेंट हैं उनका भी एक आंसर आया कि सर हम लोग इंस्पेक्शन तो करते हैं बट पूरी तरीके से आज़ादी नहीं मिलती है करने। तो खैर इसके लिए तो मैनेजमेंट लेवल से बात करने पड़ेगा, मेरे हिसाब से तो ऐसा कुछ हो नहीं पाएगा। अब इंस्पेक्शंस मेंटेनेंस में क्या करना है, तो जैसे कि क्रेन अब कभी भी साइट के ऊपर आती है तो साइट पे आने से पहले उसके लोड चार्ट, उसके डॉक्यूमेंटेशन सब सेफ्टी वाले के पास, इंचार्ज के पास, सुपरवाइजर के पास, यहाँ तक कि इंजीनियर के पास भी चला जाता है। आप उसके पेपर से देखेंगे उसका टेस्ट कैलिब्रेशन सर्टिफिकेट है कि नहीं, उसका फिटनेस सर्टिफिकेट है कि नहीं, उसका आरसी वैलिड है कि नहीं, उसका पीयूसी वैलिड है कि नहीं, उसका इंश्योरेंस वैलिड है कि नहीं, उसका टीपीआई वैलिड है कि नहीं, और जो भी ऑपरेट कर रहा है उस गाड़ी को क्या वो लाइसेंस धारी है कि नहीं, मतलब उसने लाइसेंस हुआ है कि नहीं। अब ऐसा नहीं मेरे पास क्रेन का लाइसेंस नहीं है और मैं फिर भी क्रेन चला रहा हूँ, तो ये सारे जो माल प्रैक्टिस है ये बिल्कुल अवॉइड किया जाता है साइट के ऊपर। वही पर्सन क्रेन को ऑपरेट करेगा जिसके पास प्रॉपर वैलिड लाइसेंस होगा, जिसको क्रेन के बारे में सारी जानकारी होगी, ऑलरेडी एक्सपीरियंस पर्सन है, वही आदमी क्रेन को ऑपरेट करेगा। मेंटेनेंस में आ जाते हैं तो इंस्पेक्शन, तो हम क्रेन का इंस्पेक्शन 2 तरीके से करते हैं। एक तो विजुअली इंस्पेक्शन जो कि हर एक सेफ्टी वाला करता है, टीपीआई वाले का अलग इंस्पेक्शन होता है। अब अगर एक सेफ्टी वाला है तो क्रेन में क्या क्या ही जांच करेगा। डॉक्यूमेंटेशन में जैसा कि मैंने बताया कि वो सारे डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं। दूसरा होता है कि अगर हम विजुअल इंस्पेक्शन कर रहे हैं तो क्रेन में क्या क्या जांच करें। बेसिकली एक गाड़ी का जैसे जांच होता है सेम वैसे ही एक क्रेन का भी जांच होता है। अब जैसे कि हम चेक करेंगे साइट के ऊपर, कंस्ट्रक्शन साइट के ऊपर कोई भी व्हीकल्स मूवमेंट हो रहा है, सबसे पहला उसका होता है कि अगर मूवमेंट कर रहा है तो उसका बैक हॉर्न चाहिए, रिवर्स हॉर्न चाहिए, टेल लाइट चाहिए। जितने भी लिफ्टिंग अप्लायंसेस यूज किए जाते हैं, जो व्हीकल्स होते हैं लिफ्टिंग के, जितने भी हैवी व्हीकल्स यूज किए जाते हैं साइट के ऊपर, उनके ऊपर टेल लाइट चाहिए। इसका बैक इंडिकेटर काम कर रहा है कि नहीं, रिवर्स हॉर्न काम कर रहा है कि नहीं, कहीं तो हाइड्रोलिक लीकेज तो नहीं है, बूम जो है हमारा ओपन प्रॉपर तरीके से हो रहा है,
क्लोज प्रॉपर तरीके से हो रहा है, होस्ट एक्टिविटीज में कहीं भी किसी तरीके का साउंड नहीं आ रहा है, प्रॉपर ग्रीसिंग हुआ है क्रेन का, हुक ब्लॉक हमारा कहीं से भी लूज कनेक्शन नहीं होना चाहिए, जो फॉल जो सीट चल रहे हैं उसमें किसी तरीके का कोई आवाज नहीं आना चाहिए। अगर हाइट ज्यादा है, क्रेन की हाइट तकरीबन 1.2 मीटर के आसपास में होती है उसका एलिवेशन, तो अगर ज्यादा हाइट हो गया है तो उस केसेस में अगर उसके ऊपर अभी आदमी वर्क करने के लिए जा भी रहा है तो उसमें हैंड रेलिंग लगा हुआ है कि नहीं, साइड मिरर उसका काम कर रहा है कि नहीं, ऑपरेटर के केबिन में फायर एक्टिंग यूजर है कि नहीं। दूसरा चीज चेक किया जाता है कि ऑपरेटर के केबिन में लोड चार्ट है कि नहीं, ऑपरेटर के केबिन में वो सारे नेसेसरी डॉक्यूमेंटेशंस हैं कि नहीं, उसका जो वाइजर है, उसका जो विंडो है वो ब्रोकन नहीं होना चाहिए किसी भी तरीके से ये। और नेक्स्ट हम चेक करते हैं कि आउटरिगर जो है हमारा प्रॉपर तरीके से एक्सटेंड हुआ है कि नहीं, जहाँ पे भी आउटरिगर हमारा सेटअप किया जा रहा है नीचे का जो मिट्टी का कंडीशन है वो एक्यूरेट है कि नहीं। अगर नहीं है तो आप उसके नीचे कंक्रीट ब्लॉकेज लगाओ, ब्लॉकेज नहीं लगा सकते हो तो प्लेट लगाओ, बट प्लेट लगाना हर जगह कंपलसरी हो जाता है। अगर वो कंक्रीट ब्लॉक पे अपना आउटरिगर सेटअप कर रहा है तो उस केसेस में ज़रूरत नहीं पड़ता है प्लेट का, बट अगर ऐसे ही स्वेल है तो उसके नीचे हमें कम से कम 18 से 22 mm का प्लेट चाहिए होता है। आप साइज अपने अकॉर्डिंग रख सकते हो, बट जो थिकनेस होता है वो उतना रहेगा। इंस्पेक्शन मेंटेनेंस तक हम पहुंच गए हैं, नीचे आ जाते हैं और क्या क्या चाहिए क्रेन के। अब क्रेन में कौन कौन से खतरे होते हैं, तो जिनको नहीं पता होता है कि व्हाट इज द हजार्ड, तो हजार्ड एनीथिंग विच है पोटेंशियल टू केज हार्म। क्रेन हम समझ गए तो हम समझते हैं कि क्रेन के बेसिकली खतरे क्या क्या होते हैं। तो गाड़ी क्योंकि बहुत बड़ी होती है क्रेन, तो जब बड़ा चीज होता है उसमें खतरे भी बड़े बड़े होते हैं। यहाँ जो खतरा होता है इनप्रॉपर लोड रेटिंग। आप शायद अपने साइड के ऊपर देखा होगा आपने कि आपके पास अगर कोई भी हाइड्रा है, कोई भी फराना है, तो आपके उसके बूम पे देखा होगा कहीं ना कहीं लिखा होगा, अब जितना भी टन का वो होगा 15 टन, सॉरी ये लास्ट में जाएंगे जितना ही उतना ही इसके कैपेसिटी कम हो जाता है। तो यहाँ आपका तकरीबन 6 टन होगा, यहाँ पे आपका होगा तकरीबन 10 टन और लास्ट वाले हुक पे आ जाता है 15 टन। लेकिन सबसे ज्यादा यूज होने वाला ये चीज है, अगर इन पे कहीं भी इनप्रॉपर लोड रेटिंग लिखा हुआ, मतलब लोड जितना उठाना है उससे ज्यादा लिख दिया, जैसे मान के चलिए कि मैंने यहाँ पे 6 टन के बजाय लिख दिया 10 टन, बट मेरी जो कैपेसिटी यहाँ बन रही है वो ओनली 6 टन की बन रही है। अगर मैं 6 टन की कैपेसिटी छोड़ के मैं 10 टन उठाने की कोशिश कर रहा हूँ तो उस केसेस में भी क्रेन क्या होगा, कोलैप्स होगा। ये खतरा हो गया पहला नंबर। सेकेंड नंबर है एक्सेसिव स्पीड, स्पीड का बहुत तेज बढ़ा देना। अब क्योंकि ये एक ऐसा व्हीकल्स होता है जो कि बहुत स्लो चलता है मटेरियल कैरी करते हुए, तो इसे कम से कम मतलब बोला जाए तो साइड के ऊपर तो इसकी लिमिटेशंस होती है, 14 की लिमिटेशंस होती है, कहीं कहीं पे 8 किलोमीटर है, कहीं कहीं पे 10 किलोमीटर है। तो अकॉर्डिंग टू द रोड साइज इसके हिसाब से ये स्पीड लिमिट कहीं बढ़ेगा कहीं कम होगा, बट इससे ज़्यादा कहीं नहीं मिलेगा आपको जो भी मटेरियल कैरी करेगा इक्विपमेंट। तो एक्सेसिव स्पीड, दो तरीके की स्पीड, एक तो गाड़ी को तेज भगाना होता है, ये एक स्पीड में आ जाता है, दूसरा कि हम मटेरियल को अप डाउन कर रहे हैं, अगर हम सीलिंग से अटैच कर देते हैं होस्ट को, उस केसेस में सीलिंग अप डाउन होता है। काफ़ी लोग ऐसे करते हैं, उसको बहुत तेजी से स्पीड बढ़ाते हैं जिससे कि हमारा मेटल बड़ी तेजी से ऊपर जाता है। अब क्योंकि कोई भी चीज़ तेजी से जाएगी और अचानक से रुकेगी तो उसमें कंपन आ जाता है, वाइब्रेशन होता है। अब ये केसेस में भी सीलिंग कमजोर होकर यहाँ से ब्रेक हो जाएगा, टूट हो जाएगा। तो एक्सेसिव स्पीड भी एक तरीके का क्या है, तो हजार्ड। नीचे वाला आ जाते हैं तो नो प्रॉपर हैंड सिग्नल। तो क्रेन जो भी चलता है वो सिग्नल के हिसाब से चलता है। दो तरीके के कम्युनिकेशन होते हैं, या तो आप बहुत डिस्टेंस ज्यादा हो रहा है तो वॉकी टॉकी का यूज करेंगे, अगर हमारा डिस्टेंस थोड़ा सा कम है जिसमें हम सिग्नल विजिबिलिटी है, ऑपरेटर उस सिग्नल को देख के फॉलो कर सकता है, तो हैंड सिग्नल यूज होता है। अब हैंड सिग्नल क्या होता है इसके लिए हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे और उसमें हम लोग कवर किया जाएगा। नेक्स्ट आ जाते हैं इंस्पेक्शन, एडिक्वेट इंस्पेक्शन एंड मेंटेनेंस। वही सेम चीज जो मैंने लास्ट टाइम बताया था अभी कि क्रेन का इंस्पेक्शन होता है, मेंटेनेंस होता है। मेंटेनेंस मतलब रेगुलरली हर 1 साल पे जांच होती है, 1 साल के बाद से उसका ऑयल, कहीं हाइड्रोलिक लीकेज हो रही है, बूम कहीं डिस्टर्ब तो नहीं है, ये सारी चीजें जांच की जाती है। अनगार्डेड पार्ट, जितने भी मशीन चलते हैं उसमें जो रोटेटिंग होता है, कोई भी ऐसा पार्ट जो घूम रहा है और उसके आजू बाजू में कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है जो उसे कवर करके रखा हुआ, तो ये एक ऐसा ऑब्जेक्ट बन जाता है जिसमें आपका क्लोथ आपका पकड़ में आ जाएगा, आप शायद कहीं आपका हाथ कैप्चर में आ जाए, तो इस केसेस में भी नुकसान होगा, एक्सीडेंट होगा। अनगार्डेड पार्ट भी एक तरीके का खतरा ही होता है। नीचे आ जाते हैं वर्किंग टू क्लोज द पावर लाइन। क्रेन जो होती है जो काम करती है वो डिस्टेंस बना के रखती है वोल्टेज के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट में हम लोग पढ़ा जाएगा, उसको आगे वाले क्लास में हम कवर करेंगे कि कितने डिस्टेंस पे कितना वोल्टेज होगा, बट मैक्सिमम मान के चलिए कि कितना भी वोल्टेज हो आपको कम से कम 5 मीटर का डिस्टेंस रखना पड़ेगा। मिनिमम डिस्टेंस आप बना के रखिए, आपके लिए सेफ रहेगा। तो वर्किंग टू क्लोज पावर लाइन, दैट इज द वेरी क्रिटिकल हजार्ड। नेक्स्ट नीचे आ जाते हैं शटर्ड विंडो। अगर कोई विंडो ऐसा है जो ब्रेक है, कुछ खराब है, उसमें आसानी से बंद नहीं हो पा रहा है, क्लोज नहीं कर पा रहे हैं हम लोग, ओपन और क्लोज करने में काफी हमारा एफर्ट लग रहा है, तो वो भी एक खतरा ही है। नेक्स्ट आ जाते हैं नो स्टेप गार्डल वॉकवे। अगर वॉकवे बना हुआ है उसके ऊपर गार्डल नहीं लगा हुआ है, ये भी एक तरीके का खतरा ही है क्रेन का। नीचे आ जाते हैं नो डैमेज बूम। किसी तरीके का डैमेज ही नहीं, सॉरी बूम भी नहीं है, या बूम है तो वो भी डैमेज है भी, ये भी एक तरीके का क्रेन का हजार्ड ही। नेक्स्ट आ जाता है अनगार्डेड सीलिंग रेडियस। क्रेन में क्योंकि बूम हमारा है, बूम
365 डिग्री पे रोटेट हो रहा है तो जितना ही डिस्टेंस कवर कर रहा है वो हमारा हो गया स्विंग रेडियस। अब ये जो स्विंग रेडियस है इसको कैप्चर किया जाता है क्वेश्चन टेप से। क्वेश्चन टेप से हमें इसको कवर करते हैं। इसको वेरिएशन पट्टी भी बोला जाता है, काफी नहीं कई नाम है, डेंजर पट्टी, वेरिएशन पट्टी, क्वेश्चन टेप। अब यहाँ अगर नहीं दिखा रहा तो यहाँ अगर ये इसका स्विंग रेडियस है तो यहाँ अगर मान के चलिए कि ये हमारा स्विंग रेडियस है तो यहाँ से हम इसको ऐसे कवर करेंगे। और कवर करने के बाद इंडिकेशन एक तरीके का जो हम वायरिंग टेप लगाते हैं ये इंडिकेट करता है कि आगे क्रिटिकल काम चल रहे हैं, आप कृपया इससे डिस्टेंस बना के रहिए। अगर आप अंदर जा भी रहे हैं तो आपको ऊपर नीचे देख के चारों साइड में देखना है कि कोई एक्टिविटी तो नहीं हो रही है, तभी उसके अंदर आप जाए। वैसे कहा जाएगा तो अनऑथराइज्ड एंट्री रिस्ट्रिक्ट रहता है, आप बिना अगर ऑथराइज नहीं है तो आप इसके अंदर जा ही नहीं सकते। नेक्स्ट, नॉट यूजिंग इन प्रॉपर आउटरिगर पैड, सही तरीके से आउटरिगर पैड का यूज ना कर रहा। आउटरिगर पैड का मतलब कि आउटरिगर तो ये है, अब इसके नीचे हमारा आउटरिगर पैड लगता है। अगर ये पैड नहीं लगा हुआ है, आप ऐसे ग्राउंड पे खड़े हैं जहाँ पे बहुत स्वेल है और मिट्टी जो है मॉइस्चर, तो वो इस केसेस में क्रेन क्या करती है, इसको दबाने की कोशिश करेगी और तभी होता है कोलैप्स क्रेन। तो आउटरिगर पैड का होना कंपलसरी हो जाता है। प्लानिंग बिफोर स्टार्टअप, पीछे आ जाते हैं कि कोई भी क्रेन लगाने से पहले हमें बैठ के मैनेजमेंट के साथ में एक प्लान करना पड़ता है कि हमारा क्रेन आने वाला है तो कल के डेट में कौन कौन से मटेरियल को इरेक्शन करने वाले हैं, कौन कौन से मटेरियल को हाइट पे लेके जाना है, किसको कौन से लोकेशन से उठाना है, कहाँ पे शिफ्ट करना है। ये सारे प्लानिंग करने के बाद ही हम क्रेन को शेड्यूल में लाते हैं। ऐसा नहीं है कि हम क्रेन को साइड पे पहले लेके आ गए हैं फिर क्रेन आ गया तो उसके बाद हम बैठ के प्लानिंग कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें करने में एटलीस्ट कम से कम आपको 2 से 3 दिन लगने वाली है अकॉर्डिंग टू द इक्विपमेंट। अगर इक्विपमेंट आपका काफी बड़ा है तो ये टाइमिंग और बढ़ सकती है। अगर क्रिटिकल लोकेशंस में है तब भी ये टाइमिंग बढ़ जाएगी। बट हम पूरी ट्राई करते हैं, हमारा टीम जो होता है वो पूरी ट्राई करता है कि जितना कम टाइमिंग में हो सके हम क्रेन को अपने शेड्यूल में ला सके। अब कौन कौन से पॉइंट हम प्लानिंग में डिस्कस करते हैं उसको हम समझते हैं। तो पहला पॉइंट हम डिस्कस करते हैं कि द लेवल द क्रेन एंड इंश्योर सपोर्ट सरफेस इज फॉर्म एंड एबल टू द सपोर्ट द लोड। क्रेन का लेवल कैसा है ये ध्यान देना है हमको। सपोर्ट, जिस सरफेस के ऊपर, जिस फॉर्म के ऊपर हम क्रेन को शेड्यूल करने वाले हैं, इंस्टॉल करने वाले हैं, क्या वो लेवल है, क्या उसका लोड ले लेगा, वो पहले डिसाइड किया जाता है। अब मैंने ऐसे डिसाइड किया कि मेरे को क्रेन मेरे साइड के ऊपर चाहिए। अगर मैं क्रेन लेके आ भी गया और क्रेन लगाने की कोशिश करूँ, मुझे मालूम ही नहीं है कि क्या वहाँ पे जो जगह है वो उसका लोड झेल लेगा। तो इस केसेस में क्रेन तो आएगा ही बट काम तो नहीं होगा। तो जीरो वर्क, जीरो आउटपुट, टोटल लॉसेस। और लॉसेस को कंट्रोल करने के लिए तो सेफ्टी वालों को रखा जाता है। तो प्लानिंग में सबसे पहला पॉइंट होता है कि क्या वो जो ग्राउंड जिसके ऊपर हम क्रेन को शेड्यूल करने वाले हैं, क्या उस सरफेस वो लोड झेल पाएगा। दूसरा पॉइंट हम चेक करते हैं कि कॉन्टेक्ट पावर लाइन, ओनर एंड डिटरमाइन फ्रिक्वेशंस, नो द लोकेशन वोल्टेज ऑफ द ओवरहेड पावर लाइन। हम कांटेक्ट करते हैं पावर लाइन वाले। अगर हम किसी साइट पे हैं तो मेरे पास पावर या तो जनरेट हो रहा है, हमारी कंपनी उसको प्रोड्यूस करके खुद काम में ले रही है, या हो सकता है कि हम कहीं से लेके आ रहे हैं। तो जहां से भी लेके आएंगे हमें लोकेशन मालूम होना चाहिए कि फ्यूज कहाँ पे है, इसका मेन फ्यूज कहाँ पे है और कितना वोल्टेज पावर आ रहा है इस लाइन में। जितना वोल्टेज आएगा उसके अकॉर्डिंग हम फ्रीक्वेंसीज भी बनाएंगे और तभी हम ट्रेन को शेड्यूल के अंदर लाएं। अब लोकेशंस क्यों मालूम होना चाहिए फ्यूज का, ताकि इन केस इमरजेंसी में हम जाके उस पावर को स्टॉप कर सकें, बंद कर सकें। नेक्स्ट पॉइंट आ जाते हैं तो नो द बेसिक क्रेन कैपेसिटी, लिमिटेशंस एंड जॉब रेस्ट्रिक्टेड साइट। हमें जानना पड़ेगा कि क्रेन की कैपेसिटी क्या है। कोई भी मटेरियल हम उठाने वाले हैं तो अप्रोक्सीमेटली हमें मालूम है कि मेरा जो मटेरियल है वो जो हाईएस्ट वेट जाता है उसका तकरीबन 25 टन वेट जा रहा है। 25 टन वेट है तो क्या उस रेडियस पे, उस बूम लेंथ पे मेरी क्रेन की कैपेसिटी बन रही है उतना उठाने की या नहीं बन रही, ये सब चीज जानना पहले जरूरी होता है। दूसरा लिमिटेशंस, किस किस लिमिटेशंस है, कितना मटेरियल उठा सकती है, किस डायरेक्शन में उठा सकती है, कितने रेडियस पे ले सकता है, ये सारे लिमिटेशंस जानने होंगे। और जॉब साइट के ऊपर रेस्ट्रिक्शंस क्या होगा, क्या मना कर रहा है मेरे को नहीं करना, तो 100% नहीं आना चाहिए, जॉब पे बिना पीपीच का नहीं घूमना चाहिए, अनऑथराइज्ड पर्सन एंट्री नहीं होनी चाहिए, ये सारे रेस्ट्रिक्शंस आपको पता होने चाहिए। अब और क्या क्या पता होना चाहिए, तो लोकेशंस पावर लाइन का जो पहले ही में कवर किया गया है। दूसरा हम चेक करेंगे कि अनस्टेबल सॉइल, जहाँ पे भी हम मटेरियल को स्टॉक कर रहे हैं वो मटेरियल जो हमारा ग्राउंड है वो अनस्टेबल सॉइल तो नहीं है। विंड की स्पीड क्या होती है, तो अपने यहाँ 32 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में हवा चल रही है तो हम इरेक्शन कर रहे हैं। इसके ज्यादा से ज्यादा तेज होगा तो हम इरेक्शंस को क्लोज करेंगे, बट ऐसा नहीं कि हम मटेरियल को ऐसे लटका के रखे हुए, हवा तेज होगी तो ऐसे छोड़ के चले जाए। हम ट्राई करते हैं कि कुछ मिनट लेके उस मटेरियल को सही जगह तक पहुंचाया जा सके। अगर ऐसे हम हवा में छोड़ देंगे तब भी वो मटेरियल नीचे गिरी जाएगा। तो 3 पॉइंट हम कवर कर लिए। सरफेस लेवल, फॉर्म बेस होना चाहिए, पावर लाइन के ऑनर से बात करनी चाहिए ताकि हमें पता चले कि एक्चुअली इसका वोल्टेज क्या और इसका फ्रीक्वेंसीज क्या है। नेक्स्ट हम जानेंगे कि क्रेन की कैपेसिटी क्या है, लिमिटेशंस क्या है। मेक अदर पर्सन अवेयर ऑफ द होस्टिंग एक्टिविटीज, हमें दूसरों को भी सावधान करना है कि यहाँ पे होस्टिंग एक्टिविटीज होगी, मतलब मटेरियल अप डाउन हो रहा है, आप किधर रहेंगे, हमारा नेक्स्ट जो उसके अलावा भी और सारे काम हो रहे हैं वो कैसे होंगे ये भी जानना है। आगे है बैरिकेड एरिया विद द स्विंग रेडियस, जहां तक हमारा स्विंग होगा, जहां तक हमारी मटेरियल घूम रही है क्रेन लेके, वो एरिया पूरा करवा देना है। अब जैसे कि यहाँ पे लोड लिया हुआ है इस जगह तक और हमने इसको स्विंग करा है, यहाँ से यहाँ स्विंग कर रहा है क्रेन, यहाँ से इस एरिया तक, तो हम इस एरिया को क्या कर रहे हैं, तो बैरिकेड
इंडिकेट कर दे रहा है। नेक्स्ट आ जाते हैं इंश्योर प्रॉपर मेंटेनेंस एंड इंस्पेक्शन। ये ध्यान देना है कि हमारा क्रेन जो है वो जो भी हम लेके आने वाले हैं वो पहले से इंस्पेक्शन हुआ हो, वहाँ पे उसका फिटनेस सर्टिफिकेट कंटिन्यू हुआ हो और साथ में उसका TPI हुआ हो और उसका मेंटेनेंस भी हुआ। साइट पे आने के बाद से क्रेन अगर कुछ हो जाता है तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी नहीं होगी, ये पहले ध्यान रखिएगा। बट साइट पे आने से पहले क्रेन का इंस्पेक्शन करना आपके लिए उतना ही मैंडेटरी हो जाता है जितना साइट पे क्रेन काम करेगी। नेक्स्ट पॉइंट चेक करना, डिटरमाइन सेफ एरिया टू अनलोड मटेरियल और एक्चुअल प्लेस ऑफ डायरेक्शन। कहां से मटेरियल उठा रहा है क्रेन और कहां पे इसको रखने वाला है। जहां पे रखने वाला वो एरिया सेफ होना चाहिए, उठाने वाले और जहां पे रखने वाले हैं, ये दोनों एरिया क्लियर होना चाहिए। अब क्योंकि क्रेन एक बहुत बड़ा व्हीकल्स होता है तो उसे चलाने के लिए भी आदमी जो होगा उसके पास भी एक्सपीरियंस होना चाहिए, उसको थ्योरी नॉलेज होनी चाहिए, तो सारे आइडिया होने चाहिए ताकि क्रेन क्योंकि बड़ी गाड़ी होती है अगर वो चला रहा है तो उसके बारे में उसको पता होना चाहिए। और हम उसके साथ काम कर रहे हैं एज ए सेफ्टी ऑफिसर तो मुझे भी उसके बारे में पता होना चाहिए और क्या क्या पता होना चाहिए, वही सारी चीजें हम लोग इसमें डिस्कस करने वाले। पॉइंट नंबर 1 तो कंपोनेंट पर्सन, ऑथराइज्ड पर्सन जिसे हम लोग कह सकते हैं। पहला होना चाहिए असेसिंग एंड प्लानिंग ए लिफ्ट, मटेरियल को एसेस करना। असेसिंग एंड प्लानिंग ए लिफ्ट, लिफ्ट करने से पहले हमें असेसिंग करना है और प्लानिंग करना है, जिसमें दो चीजें शामिल हो जाती हैं। असेसिंग में आप कह सकते हो कि इसे एक तरीके का जैसे कहें उस असेसिंग के अंदर की काम अगर होगा तो उसमें जॉब सेफ्टी एनालिसिस का एक सीट बनाना पड़ेगा। जॉब से रिलेटेड हजार्ड क्या है, उस हजार्ड के लिए हमने क्या क्या कंट्रोल मेजर दिया हुआ है, दैट इज द असेस। दूसरा है प्लानिंग, प्लानिंग के अंदर आपका लिफ्टिंग प्लान शामिल हो जाएगा, रिगिंग प्लान शामिल हो जाएगा और प्लान बिफोर स्टार्ट ऑफ द क्रेन जो हम लोग ऊपर पढ़े थे वो सारे पॉइंट इसके अंदर कवर हो जाएंगे। अब इसमें क्या आना चाहिए, अगर एक कैपेबल पर्सन है तो उसको सेलेक्टिंग आना चाहिए कि किस मटेरियल के लिए हम कौन सा क्रेन सेलेक्ट करें। उस मटेरियल को अगर उठाना है तो उसमें जो भी इक्विपमेंट लगेंगे, जो एसेसरीज लग रहा है वो एसेसरीज कैसा होना चाहिए। अगर वो साइकिल का यूज है तो वो साइकिल यूज करेंगे, अगर हमें वायर ऑफ की सीलिंग की जरूरत होगी तो वायर ऑफ सीलिंग यूज करेंगे, अगर हमें बेब सीलिंग की जरूरत होगी तो हम बेब सीलिंग यूज करेंगे। तो सेलेक्टिंग आना चाहिए आपको कि कौन से मटेरियल के लिए कौन सा टूल्स ओके रहेगा। इंस्पेक्टिंग, आप अगर वो टूल्स यूज कर रहे हो तो वो सारे टूल्स का इंस्पेक्शन आपको आना चाहिए। नेक्स्ट है इंस्टॉलिंग, अगर आप लगवा रहे हो उसे या फिर आप लगा रहे हो को कनेक्ट कर रहे हो डिसाइकिल के साथ में, सीलिंग को बांध रहे हो अपने इक्विपमेंट के साथ में, तो वो आपको पता होना चाहिए कि कैसे कर रहे हैं, क्या वो सेफ मेथड है, क्या इससे सेफ किया जा सकता है। तो ये आपको 3 चीजें पता होना चाहिए, सेलेक्टिंग, इंस्पेक्टिंग और इंस्टॉलिंग। नेक्स्ट जो कंपोनेंट पर्सन होगा वो होगा कंप्लीटिंग द नेसेसरी डॉक्यूमेंट, उसको कुछ नेसेसरी डॉक्यूमेंटेशंस भी आने चाहिए। जैसे अगर हम लिफ्टिंग कर रहे हैं तो बेसिकली कौन कौन से डॉक्यूमेंट इसके अंदर लग जाते हैं। अगर आप नॉर्मली लिफ्टिंग कोई कर रहे हो तो परमिट तो आपका पहला काम है, बट इससे भी पहले आता है, परमिट से भी पहले आपका जरूरत पड़ जाएगा लिफ्टिंग प्लान। लिफ्टिंग प्लान हो गया, लिफ्टिंग प्लान से पहले आपको इंस्पेक्शंस करना होता है हर टूल का। अब ये करने के बाद से ये तीनों चीजें अगर कंप्लीट हो जाती है तो फिर आपको करना पड़ेगा TBT, जॉब स्पेसिफिक TBT भी बोला जाता है। तो पार्टिकुलर अगर हम किसी एक मटेरियल को उठाने वाले हैं, काफी हाइट है, काफी लंबा मटेरियल है, काफी वेट है उसका, तो जितने भी टीम मेंबर में आपके वर्कर्स शामिल हो, चाहे आपके एम्प्लॉय शामिल हो, उन सबको एक स्पेसिफिक ब्रीफ दिया जाता है 5 से 10 मिनट के लिए और उसमें जितने भी हजार्ड इन्वॉल्व होंगे उन सारे हजार्ड को बताना पड़ता है लोगों को। जो वर्कर काम करते हैं उनको बताना पड़ेगा कि ये अगर हम उठा रहे हैं मटेरियल को तो इसमें खतरे क्या हो सकते हैं और इसके लिए क्या क्या प्रिकॉशंस हमें जरूरत होती है, और टीम में कौन सा इमरजेंसी रेस्क्यू टीम शामिल होगा, अगर इनकेस कुछ होता है तो कौन बचाने के लिए जाएगा। तो ये सारे TBT में ही पॉइंट को कवर किया जाता है। तो नेसेसरी डॉक्यूमेंटेशंस में आपको क्या क्या आना चाहिए, अगर आप एक्चुअल में एक सेफ्टी ऑफिसर बनना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि लिफ्टिंग में अच्छा आपका पकड़ मजबूत बन जाए, तो फिर आपके लिए डॉक्यूमेंटेशंस में क्या आना चाहिए, आपको क्रेन का इंस्पेक्शन आना चाहिए, टूल्स टेकल्स को सेलेक्टिंग, इंस्टॉलिंग और इंस्पेक्शन आना चाहिए। नेक्स्ट आपको आना चाहिए परमिट, इसके लिए कौन सी रिक्वायर्ड होगी ये आना चाहिए। लिफ्टिंग प्लान आपको आना चाहिए, जैसे आना चाहिए, और ज़्यादा अगर लिफ्टिंग हैवी है तो उसके लिए मेथड ऑफ स्टेटमेंट आना चाहिए। तो ये 3-4 चीज़ें आपको कंप्लीटली आनी चाहिए जो कि नेसेसरी डॉक्यूमेंटेशंस में आता है जब भी क्रेन आप यूज करने की सोच रहे हो। तो प्रैक्टिकल और थ्योरिटिकल नॉलेज होना चाहिए। मैं क्रेन के बारे में पढ़ा हूँ, मैं क्रेन के साथ काम किया हूँ, ये दोनों चीज़ें अलग अलग। क्रेन के बारे में पढ़ा हूँ तो मैं ज़्यादातर इंटरनली पढ़ा हूँ, मैं क्रेन के साथ काम किया हूँ तो मैंने एक्सटर्नली सब इंस्पेक्शंस किया, देखा है, समझा है, एक्टिविटीज़ को जाना है और साथ में हमने काम भी कराया, कई सारे इक्विपमेंट इरेक्शन भी करवाए। ये दोनों चीज़ें अलग अलग होंगी और ये दोनों चीज़ें आनी चाहिए, दोनों लोगों को आनी चाहिए। सुपरवाइजर, सेफ्टी ऑफिसर, रिगर, फोरमैन और क्रेन ऑपरेटर, इन 4 लोगों की ये सारी दोनों चीजें आनी चाहिए। तो एक्सपीरियंस विद द इक्विपमेंट, अब जो भी इक्विपमेंट हम उठाने वाले हैं इसका इक्विपमेंट का मेरे को ऑलरेडी पहले से एक्सपीरियंस रहा है, क्योंकि मैं बहुत पहले इसे उठवाया हूँ, इसी को लिफ्टिंग करवाया हूँ, इरेक्शंस करवाया हूँ। अगर मुझे ऐसा आइडिया है, मैं ऐसा काम किया हूँ, तो ये सारी चीजें एक सेफ्टी वाले में अंदर चाहिए। सेफ्टी वाले के साथ साथ में और भी 4 लोग होते हैं, उनके भी अंदर चाहिए। तो आज के लिए खैर इतना ही, हम मिलते हैं फिर नेक्स्ट में, अगले टॉपिक में हम लोग कवर करेंगे और इसको थोड़ा
डिटेल से समझेंगे कि लोड चार्ट क्या होता है, इसमें फ्लाई जिप कैसे वर्क करता है, क्रेन के साथ में, ऑपरेटर के साथ में और भी सारे एम्प्लॉय होते हैं, उनका अलग अलग काम क्या होता है। और अगर आप चाहते हैं कि इसके अलावा भी हम लोग और भी बहुत सारे टॉपिक पे बात करें तो आप प्लीज कमेंट करिए, बताइए मुझे कि किस टॉपिक पे आपको जानना है, तो मैं कोशिश करूंगा उसे और अपने तरीके से बेहतर तरीके से और समझाने का कोशिश करूं। तो थोड़ा सा मुझे भी गाइडिंग की जरूरत है और आपकी दुआओं की जरूरत है, आपके लाइक और शेयर कमेंट की जरूरत है। तो प्लीज आप थोड़ा सा हेल्प करिए हमारा, और मिलते हैं फिर अगले ब्लॉग।